हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका आरबीआई ग्रेड बी 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसके फेज वन एग्जाम में पूछे गए एक पर्टिकुलर सेक्शन क्वांट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो जो 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे। और आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिएगा, साथ के साथ सोल्व करिएगा और देखिए कि आपका स्कोर कितना बनता है। और कमेंट सेक्शन में आपने कितना स्कोर किया ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है। डायरेक्शन है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। आपको रॉन्ग टर्म बतानी है। यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक यूज हो रहा होगा, वो लॉजिक आइडेंटिफाई करके आपको देखना है कि क्या कौन सी टर्म यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें, पहली दोनों टर्म का जो डिफरेंस है वो 7 है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखूं तो दोनों टर्म्स का डिफरेंस जो है वो 17 है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 24 है। अगर अगर यहाँ पे देखूं तो 32 है। अगर यहाँ पे देखें तो 40 है। और अगर यहाँ पे देखें तो 48 है। ठीक है, अब मुझे एक जो सीक्वेंस समझ में आ रही है, देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है अगर फिर से देखूं तो वो 8 का है, सभी में 8 का है। तो यहाँ भी हो सकता है कि 8 का डिफरेंस हो। अगर 8 का डिफरेंस होगा तो ये 17 की बजाय 16 होगा और 34 की बजाय फिर 35 होना चाहिए। और अगर 27 और 35 का डिफरेंस देखोगे तो 8 आ रहा है, यानी कि एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म है वो 34 है, यानी 34 की बजाय 35 होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। फिर से आपको रॉन्ग टर्म बतानी है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 10 से 4.5 हो रहा है, अगर सीरीज एकदम से ऐसे डिक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स यहाँ पे डिवाइड वाला रूल लग रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो या डिवाइड कर दूं 2 से तो कितना आएगा हमारे पास 5। लेकिन यहाँ पे 4.5 हो सकता है कि माइनस में 0.5 भी हुआ हो। अगर यहाँ पे देखें 4.5 से 3/5 तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस हुआ होगा, तभी तो इतना बनेगा। और अगर यहां से देखें तो इंटू 2 -2, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस भी बन रही है, डबल हो रहा है। 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, तो 2 का डबल यहाँ 4 होना चाहिए, तो इंटू 4 -4, तो ये भी 5 इंटू 4 20 -4, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इंटू 8 -8 होना चाहिए। अगर इंटू 8 -8 होगा तो यहाँ पे 120 होगा फिर। ठीक है, और 120 इंटू 16 -16 होना चाहिए फिर। ठीक है, 120 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो 1920 होगा, -16 करोगे तो 1904 आएगा, जो कि यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे 122 रॉन्ग है, इसकी जगह पे 120 होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। अब यहाँ पे अगर देखूं 800 से 678, तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस लूं तो जो ये डिफरेंस है ये 122 का है। अगर यहाँ से बात करें तो डिफरेंस 99 का है। अगर यहाँ से बात करें तो 9 -7 2, ये 82 का डिफरेंस है। अगर यहाँ से देखूं तो ये 3 9 -3, ये 63 का डिफरेंस है। अगर यहाँ से देखें तो 14 5 -5 9 और 12 -8 करें तो 4। और अगर यहाँ से देखें तो ये डिफरेंस जो है ये 36 का है। ठीक है, क्या कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? मुझे जो लॉजिक यहाँ से समझ में आ रहा है वो ये है कि 122 जो होता है वो 11 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। अगर 99 की बात करूं तो ये 10 का स्क्वायर -1 होता है। 82 की बात करें तो ये 9 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। जो 63 है वो 8 का स्क्वायर -1 होता है। यानी कि 11 10 9 8 फिर 7 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे ऑल्टरनेटली +1 -1 +1 -1, तो यहाँ +1 होना चाहिए। यानी कि 49 की बजाय अगर ये डिफरेंस 50 का होगा तो यानी यहाँ 385 की बजाय फिर 384 होना चाहिए था। तो तभी तो होगा 50 का डिफरेंस। और अगर यहाँ 84 आया तो ये जो डिफरेंस है फिर ये 36 के बजाय 35 का हो जाएगा, जो कि 6 का स्क्वायर -1 है, जो कि एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे 385 रॉन्ग है, जिसकी बजाय 384 होना चाहिए था। तो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फिर से रॉन्ग टर्म हमें बताना है यहाँ पे। अब यहाँ से सीरीज जो है एकदम बड़े नंबर से, बड़े मार्जिन से इंक्रीज हो रही है। देखो, अगर 1 से 12 जा रहा है कि हो सकता है कि इंटू 12 हुआ हो, 12 से 120 पे इंटू 10 हो रहा है, 120 से 960 पे जाएगा इंटू 8 है। अगर यहाँ से देखे तो इंटू 6 होना चाहिए, क्योंकि ये 12 10 8 6। अगर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 6 6 जा 36 3, तो ये 5760 होना चाहिए। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यही मिल रहा है यहाँ पे, और ये इंटू 2 हो रहा है फिर। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ 5780 रॉन्ग है, इसकी बजाय क्या होना चाहिए था? 5760। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। यहाँ पे आपको रॉन्ग टर्म बतानी है। ठीक है, कि क्या टर्म यहाँ पे रॉन्ग है, क्या लॉजिक यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो +4 हो रहा है।
अगर यहाँ पे देखूं तो +8 हो रहा है, अगर यहाँ देखें तो +16 हो रहा है, अगर यहाँ देखें तो +32 होना चाहिए, क्योंकि ये डबल होता जा रहा है। ठीक है, तो 68 की बजाय 67 होगा, तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। There was a loss of 22% after selling an article at 40% discount. ठीक है, so the shopkeeper had increased the mark price of the article by 40%, but had allowed the same discount percent. If he earned rupees 184 as profit after increasing the mark price, then find the cost price of the article. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि उसने बोला है कि there was a loss of 22% after selling an article at 40% डिस्काउंट। अगर मैं मान के चलूं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो x है, ठीक है, तो यहां से जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 22% का लॉस हो रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 78% ऑफ x होगा। ठीक है, अब वो उस पर 40% का डिस्काउंट भी दे रहा है। अगर मैं कहूं कि जो एमआरपी है वो y है, तो 40% का डिस्काउंट देगा, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 60% ऑफ y होगा। ठीक है, और आर्टिकल तो सेम है ना, वही सेम आर्टिकल है, तो दैट मीन्स ये दोनों एसपी क्या होंगे, सेम होंगे। तो 78% ऑफ x इज इक्वल टू 60% ऑफ y। ठीक है, तो x बाय वाई, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 60/78। ठीक है, अगर 6 से काट दे तो ये 10 और ये 30, तो x और y जो है वो 10 और 30 है। अगर मैं इसको 100 और 130 ले लूंगा तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यानी कि अब जो हमारा सीपी है वो 100 है, और जो एमआरपी है वो एमआरपी 130 है। ठीक है, एमआरपी 130 है। अब वो कह रहा है कि अगर वो अब भी क्या करे, इफ ही हैड इंक्रीज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय 40%, अगर आर्टिकल का प्राइस जो है वो 40% इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो अगर इसका 40% इंक्रीज करेगा तो हमें 140% लेना पड़ेगा। तो 140% ऑफ 130 अगर लेंगे तो 140/100 इंटू 130, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 182। तो यानी कि जो मार्क प्राइस होगा वो 182 होगा न्यू, एंड हैड अलाउड द सेम डिस्काउंट परसेंटेज। अब इस पे वो सेम डिस्काउंट दे, सेम डिस्काउंट पहले कितने का दे रहा था, 40% का, 40% ही दे, तो सेलिंग प्राइस क्या बचेगा, 60% ऑफ न्यू जो एमआरपी है 182। तो अगर इसका 60% लें तो 6 दूनी 12, तो 109.2 आ जाएगा, 60% ऑफ 182। ठीक है, अब अगर कॉस्ट प्राइस 100 था और जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो 109.2 है, तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 9.2 का होगा। 109.2 माइनस अगर 100 करेंगे तो जो प्रॉफिट है वो 9.2 का होगा, बट ही अर्नड रुपीज 184 एज प्रॉफिट, तो दैट मीन्स ये जो प्रॉफिट है 9.2, तो 9.2 इज इक्वल टू होगा 184। तो हमें बताना है कि आफ्टर इंक्रीजिंग द मार्क प्राइस देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है, 100 ही है। तो यहां से अगर इसको सोल्व करें, 1 की वैल्यू आ जाएगी 184/9.2 इंटू 100। ठीक है, तो ये एक जीरो और ऊपर चली गई, ये कट गया 2 से, तो जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा दैट इज 2000। तो ऑप्शन जो बी है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर है भाई? बना सकते हैं बड़े आराम से। चलिए नेक्स्ट। A shopkeeper sells two product A and B. He sells product A at X percentage profit and product B at 8% loss. ठीक है, दो प्रोडक्ट हैं A और B। ए को वो X% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है और प्रोडक्ट बी को वो 8% के लॉस पे सेल कर रहा है। द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट इज ₹4344 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी आर इन द रेशियो 4:3। ठीक है, अब यहां पे देखो सिंपली कि अगर दो प्रोडक्ट है ए और बी, दोनों के जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस वो किस रेशियो में है, 4:3 में। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये 4y है और ये 3y है, तो 4:3 में है। अब वो क्या कर रहा था, पहले को X% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 4y प्लस X% ऑफ 4y, और दूसरे को वो 8% के लॉस पे बेच रहा है, तो इसका जो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस होगा वो 92% ऑफ 3y होगा। और ये जो टोटल सेलिंग प्राइस है ये किसके इक्वल है, 4344 के। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द शॉपकीपर हैड सोल्ड प्रोडक्ट ए एट द लॉस परसेंट इक्वल टू द लॉस परसेंट incurred on selling product B, then its selling price would have been ₹2208। अब वो कह रहा है यहाँ पे कि अगर वो जो आर्टिकल ए है, जो प्रोडक्ट ए है, उसको उतने ही लॉस पे सेल कर दे जितने लॉस पे प्रोडक्ट बी को सेल किया जा रहा है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 2208 होगा। अब अगर
इसका कॉस्ट प्राइस 4y है, और अगर इसको 8% के लॉस पे सेल करेगा तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 92% ऑफ 4y होगा। तो दैट इज इक्वल टू 2208। तो यहाँ पे अगर पहले 4y की वैल्यू निकालेंगे, 100% ऑफ 4y, तो 2208 डिवाइड बाई 92 इंटू 100, ठीक है, सॉरी। थैंक यू। तो 4y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, अब ये 24 से कट गया 23, ये 4 से कटेगा 25, तो 23 से अगर मैं इसको काटूं तो 23 निम्मा होता है 207, और 23 6 जा, ये हो गया। तो ये 4y की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो 96 इंटू 25 डिवाइड बाई 4, तो 4 से कट गया कितना 24, तो ये आ जाएगी 600। तो y अगर 600 आ गया तो कॉस्ट प्राइस ऑफ a कितना होगा, 4 इंटू 600 यानी कि 2400, और सेलिंग प्राइस ऑफ b कितना होगा, 3 इंटू 600 यानी 1800। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही तो हमें बताना है। तो 4y कितना हुआ, 4y है 2400 प्लस x% ऑफ 4y, तो x% ऑफ 4y यानी 2400 प्लस 92% ऑफ 3y, 3y की वैल्यू है 1800, और दैट इज इक्वल टू 4344। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो इधर बच गया 24x, ये 4300, ये 2400 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 82 जा 36 3 18165, 18 निमा 162 होता है, तो ये इसमें से माइनस करेंगे। तो अगर 2400 माइनस करूंगा 4324 में से, तो ये बच जाएगा 1944, 1944, ठीक है। और फिर उसमें से 1656 माइनस करेंगे, 14 माइनस 6 8, 13 माइनस 5 8, और ये 288, तो ये इधर बच गया 288, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आएगी दैट इज 288 डिवाइड बाई 24, तो ये कट जाएगा 12 से, ठीक है। तो 12% जो है वो x की वैल्यू होगी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Amit, Bharat and Chirag started a business with their investment in the ratio 1:2:4। तीन लोग हैं, कौन है? अमित, भरत और चिराग। उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस रेशियो में है? इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो यहाँ पे गिवन है दैट इज 1:2:4। अगर मैं कहूँ ये x है तो ये 2x होगा और ये 4x होगा, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ अमित इन्वेस्टेड हाफ द अमाउंट मोर देन बिफोर, Bharat invested twice the amount more as before, while Chirag withdraw 1/4 of his investment. What will be the profit of at the end of the year? जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो आपको कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना चाहिए पहले। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि टोटल टाइमिंग वगैरह कितनी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल टाइमिंग 12 मंथ है, तो 12 मंथ के हिसाब से देखेंगे आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। तो जो अमित की इन्वेस्टमेंट है 6 महीने तक तो एक्स ही रही, उसके बाद अमित इन्वेस्टेड हाफ द अमाउंट मोर देन बिफोर, अब उसने हाफ द अमाउंट मोर देन बिफोर, तो एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स का हाफ यानी पॉइंट एक्स, तो अब जो न्यू इन्वेस्टमेंट है वो 1.5x है, किसके लिए? नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। तो इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई यहां से वो होगी 15x। क्लियर है भाई? कितनी हो जाएगी? 15x। अगर मैं बात करूं बी की, तो 6 मंथ तो इसकी इन्वेस्टमेंट भी 2x ही थी, फिर ट्वाइस द अमाउंट मोर एज बिफोर, फिर ट्वाइस द अमाउंट मतलब 2x का ट्वाइस 4x, तो अब टोटल कितना हो गया 6x। ये रहा उसका 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो ये 6 दूनी 12 और 36, ये हो गया 48x, ठीक है। और जो चिराग है विड्रॉ 1/4 इज इन्वेस्टमेंट, तो 6 मंथ तो इसकी इतनी ही रही, ठीक है, सॉरी इनटू प्लस, फिर उसने क्या किया 1/4 विड्रॉ कर लिया, तो 4x का 1/4 x होगा, तो अब नेक्स्ट 3 मंथ उसकी 3x थी, तो इंटू 4x, तो ये 24 और ये 18, तो ये हो गया 42x। अब हमें पता है कि अगर टाइमिंग सेम हो, अब टाइमिंग सबकी क्या है 1 ईयर हो चुकी है ना, टोटल 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट आ गई, तो अगर टाइमिंग कॉन्स्टेंट है, सेम है, तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रॉफिट की, तो यानी कि इनके जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो भी यही होगा, तो 15x रेशियो 48x रेशियो 42x, ठीक है। अब x तो कैंसिल हो गया सबका, 3 से काटेंगे तो ये 5, ये 16 और ये 14, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 5:16:14 होगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अ जार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। एक जार के अंदर ए और बी दो लिक्विड हैं जो किस रेशियो में है? 4:1 के अंदर। व्हेन 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट, 10 लीटर अगर मिक्सचर टेकन आउट कर दे, 10 मिक्सचर विड्रॉ,
तो ए और बी किस रेशियो में बचेगा, दो। अब भी रेशियो तो सेम ही रहेगा हमेशा, चाहे कितना निकाल लो, अगर मिक्सचर विड्रॉ हो रहा है तो रेशियो हमेशा सेम रहता है। बट क्वांटिटी ये इनिशियल है और ये 10 लीटर विड्रॉ के बाद है, दोनों की क्वांटिटी में फर्क है, ये 10 लीटर लेस है। एंड 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी वाज प्योर्ड इनटू द जार। अब क्या किया उसने, इसके अंदर 10 लीटर ऐड कर दिया बी के अंदर, ठीक है, एंड द रेशियो बिकम 2:3। अब अगर 10 लीटर सिर्फ बी के अंदर ऐड हुआ है तो ए की क्वांटिटी में, तो अगर इन दोनों मिक्सचर को कंपेयर करूं, ए की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं है, तो ए तो सेम होना चाहिए, इसलिए हमने इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हो गया 4:6। रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 तो 4 ही है, लेकिन जो बी है वो 1 से 6 हो गया, तो बी कितना ऐड हुआ 5, और ऐड कितना हुआ 10 लीटर, तो 5 की वैल्यू 10 लीटर होगी, तो 1 की वैल्यू होगी 2 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 2 लीटर है तो ये पूरा मिक्सचर कितना है, 4 + 1 5, तो 5 × 2, तो यानी ये कितना था टोटल 10 लीटर। अगर ये 10 लीटर है तो ये इससे 10 ज्यादा था, क्योंकि ये 10 विड्रॉ करने के बाद ही था, तो इनिशियल जो होगा वो 20 लीटर होगा टोटल। बट हमसे पूछा है कि लिक्विड ए कितना है, तो लिक्विड ए कितना है 4, आउट ऑफ कितना 4 + 1 5 × 20 लीटर, यानी तो लिक्विड ए इसके अंदर कितना है 16 लीटर। तो ऑप्शन जो ई है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। आकाश बोरोड ₹12,000 फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 6% फॉर 8 ईयर। आकाश ने 12,000 रुपीज लिए 6% से 8 ईयर्स के लिए, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ स्कीम विच रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट बाय 3%। कुछ टाइम के बाद जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की और उस पर 3% इंटरेस्ट रेट हो गया। एट द एंड ऑफ 8 ईयर आकाश पेड ₹16680 इन टोटल, देन आफ्टर हाउ मच टाइम द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द स्कीम। अगर उसने टोटली 16680 पे किया है और उधार लिया था 12,000, तो उसका जो इंटरेस्ट रहा होगा वो 4680 रहा होगा। तो अगर 4680 की बात करूं तो ये 12,000 का कितने परसेंट है, इंटू 100 करेंगे, तो 30 से 30 कैंसिल हो गई, ठीक है। अगर ये 4 से कट रहा है तो 1 और 117, 4 से कटेगा तो 3, ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा 39%। तो टोटल इंटरेस्ट 39% है। अगर मैं 1 ईयर का इंटरेस्ट देखूं, ये तो टोटल 39%, तो 8 साल का है, तो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 39/8% होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% थी, कुछ टाइम के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% थी, ठीक है। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 1 साल का उसे एवरेज इंटरेस्ट मिल रहा है 39/8%, ठीक है। मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मली इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा 48%, यहाँ पे हो गया ये 24%, और ये 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 39%, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 15%, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 9%, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 3 से कट गया 5:3, यानी कि जो 6% रेट रही वो 5 साल के लिए रही, और जो 3% रेट रही वो 3 साल के लिए रही, ठीक है। तो टोटल कितना 8 साल ही तो है। तो यानी कि हमसे पूछा है कि हाउ मच टाइम द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द स्कीम, आफ्टर हाउ मच टाइम। तो जब 6% रेट 5 साल रही है तो जो स्कीम लॉन्च की गई होगी वो भी 5 साल बाद लॉन्च की गई होगी, तो इसलिए जो आंसर होगा यहाँ पे वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है, 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के लिए रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। द टेबुलर ग्राफ बिलो शोज डाटा रिलेटेड टू स्टूडेंट इन डिफरेंट स्कूल्स। को ये स्कूल है PQRST और U। टोटल स्टूडेंट कहीं दिए हुए हैं, कहीं मिसिंग है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 7:945, ये भी मिसिंग है कहीं। ये पास और फेल, और ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट स्कॉलरशिप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ 25% ऑफ द बॉयज इन स्कूल यू गॉट स्कॉलरशिप। स्कूल यू की बात हो रही है, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हैं 1500, टोटल स्टूडेंट है 1500। अगर बात करूं बॉयज और गर्ल्स की, तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है दैट इज 12:13। तो अगर 12 और 13 जोड़ दें 25, तो 25 की वैल्यू 1500, तो 1 की वैल्यू 60, तो यानी 12 की वैल्यू होगी 720 और 13 की वैल्यू होगी 780। तो स्कूल यू के अंदर बॉयज और गर्ल्स 720 और 780 है। अब इसमें से 25% ऑफ द बॉयज इन स्कूल यू गॉट स्कॉलरशिप, तो 25% को स्कॉलरशिप मिली है। तो 25% अगर लेंगे 720 का 1/4, तो 180 होगा। हमसे पूछ रहा है देन हाउ मेनी गर्ल्स डिड नॉट रिसीव द स्कॉलरशिप। पहले ये देखो कि कितने परसेंट बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है स्कूल यू में, 20%। तो टोटल 1500 का
20% को स्कॉलरशिप मिली है, यानी 300 को मिली है, जिसमें से 180 बॉयज को मिली है, तो गर्ल्स को कितनी को मिली होंगी? 300 माइनस 180, तो 120 गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिली है। और टोटल गर्ल्स कितनी है? 780, तो जिनको नहीं मिली वो क्या होंगी? 780 माइनस 120, तो 660 गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है आपका। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 60% ऑफ द स्टूडेंट हु पास द एग्जाम इन स्कूल क्यू आर बॉयज। क्यू की बात हो रही है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1500। पास और फेल कितने हैं? 88:7। तो कह रहा है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट हु पास द एग्जाम इन स्कूल क्यू आर बॉयज। अब अगर टोटल 1500 है तो इसके अंदर अगर पास और फेल की बात करें तो पास और फेल का रेशियो 8:7 है, मतलब ये 800 है और ये 700 है। और हमें क्या बोल रहा है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट हु पास द एग्जाम इन स्कूल क्यू, पास कितने हैं? 800। इसमें से 60%, 800 का अगर 60% लूं तो 480, ये बॉयज है। ठीक है, आर बॉयज एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जाम इज 80%। अगर टोटल पास 800 हुए हैं तो गर्ल्स कितनी पास हुई होंगी? 800 माइनस 480, यानी 320 गर्ल्स पास हुई होंगी। और जो गर्ल्स पास हुई हैं वो टोटल का 80% है, तो दैट मीन 80% ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 320। तो 100% ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू किसके? 320 बाई 80 इंटू 100। ये कैंसिल हुआ 4 से, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 400। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल क्यू। तो टोटल जो गर्ल्स है वो आई है 400 और टोटल स्टूडेंट 1500 है, तो जो बॉयज होंगे वो कितने होंगे? 1500 माइनस 400, यानी कि 1100। यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इफ द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल पी, स्कूल पी यहाँ पे ये है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है हमारे पास 7:9, तो दोनों में डिफरेंस 2 का हुआ। 2 की वैल्यू 180 होगी तो 1 की वैल्यू 90, तो 7 की वैल्यू 630 और 9 की वैल्यू 810। देन हाउ मेनी स्टूडेंट इन स्कूल पी डिड नॉट गेट स्कॉलरशिप। अब टोटल जो स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे वो टोटल स्टूडेंट हैं 1440। ठीक है, टोटल स्टूडेंट हैं 1440। इनमें से 65% को स्कॉलरशिप मिली है, बट हमसे पूछ रहा है जिनको नहीं मिली, तो 35% को नहीं मिली होगी। तो अगर 35% यहां से निकालेंगे, 0, 5 से कटेगा 7, 5 से कटेगा 2, तो 2 से गया 72, तो 504 आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव्ड स्कॉलरशिप इन स्कूल आर इज 540। स्कूल आर के अंदर अगर 540 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है और मिली कितनी है? 60% को, तो यानी स्कूल आर के अंदर 60% इज इक्वल टू है 540, तो 100% कितना होगा भाई? 540 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। यानी कि स्कूल आर के अंदर जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 900। एंड 20% ऑफ द बॉयज इन स्कूल आर रिसीव्ड स्कॉलरशिप। ठीक है, 20% ऑफ द बॉयज। अब देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:5 है, तो 900 में अगर बॉयज और गर्ल्स की बात होगी तो वो 5:4 है, तो दैट मीन्स 400 बॉयज होंगे और 500 आपकी गर्ल्स होंगी। और इनमें 20% बॉयज को स्कॉलरशिप मिली है, तो 20% 400 का कर लूं तो 80 बॉयज को मिला है। देन फाइंड हाउ मच परसेंट ऑफ गर्ल्स रिसीव्ड स्कॉलरशिप आउट ऑफ टोटल गर्ल। अब टोटल कितने लोगों को मिली है स्कॉलरशिप? 540 लोगों को मिली है। ठीक है, और उसमें से 80 बॉयज थे, तो जो गर्ल्स हैं उनको कितनी को मिली होंगी? 540 माइनस 80, यानी कि 460 गर्ल्स को मिली होंगी। और टोटल गर्ल्स हैं कितनी? 500, तो 460 डिवाइड बाय 500, यही तो हमें बताना है कि कितने परसेंट गर्ल्स को मिली है। तो ये 5 से गया 8 और सॉरी 5 से गया 9 और फिर 2, तो 92% गर्ल्स को मिली है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। If 20% of the student who passed the examination in school S received scholarship, 20% of the student who passed the examination in school S, अब टोटल 1800 है। ठीक है भाई, अब 1800 में से बॉयज और जो पास और फेल है, सॉरी पास और फेल जो हैं वो 5:4 में, तो 5 + 4 9 की वैल्यू 1800, तो 5 की वैल्यू 1000 और ये 800, तो पास हुए 1000, फेल हुए 800। बट वो कह रहा है कि 20% ऑफ द स्टूडेंट हु पास द एग्जाम इन स्कूल हैज रिसीव्ड स्कॉलरशिप। तो पास कितने हुए हैं?
1000, इसका 20% को स्कॉलरशिप मिली है, तो इसका 20% कितना होगा 200. देन फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु रिसीव्ड स्कॉलरशिप इफ 120 बॉयज फ्रॉम स्कूल हैज रिसीव्ड स्कॉलरशिप. तो अगर स्कॉलरशिप में बॉयज कितने हैं 120, तो स्कॉलरशिप में गर्ल्स कितनी होंगी जिनको मिली होंगी 80. हमें क्या बताना, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु रिसीव्ड स्कॉलरशिप, तो 80 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ई. क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट. Given below are two quantities named 1 and 2. Based on the given information, you have to determine the relation between two quantities. You should use the given data and your knowledge of mathematics to choose among the possible answer. ठीक है, तो दो क्वांटिटी है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. पहले वाली में क्या गिवन है, 2x² प्लस 29x प्लस 50 इज इक्वल टू 0. तो ऐसे दो रूट ढूंढने हैं जिनका सम 29 हो और जो प्रोडक्ट हो वो 100 हो. तो ऐसे दो रूट 25 और 4 होंगे. जब x के रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा और साथ में ये जो x² के साथ है ये डिवाइड होगा. तो यानी x के दो रूट आगे माइनस का 12.5 और माइनस का 2. ऐसे ही सेम y वाले इक्वेशन में देखो, 3y² प्लस 18y प्लस 27 इज इक्वल टू 0. दो ऐसे रूट ढूंढने हैं जिनका सम 18 हो और जो प्रोडक्ट है वो 3 इंटू 27 81 हो. तो 9 और 9 होंगे दो रूट. अब y के जब रियल रूट लोगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, साइन चेंज होगा और साथ में y² वाला वेरिएबल डिवाइड करेगा. तो जो है -3 और -3 है. ठीक है, अब यहाँ पे जो -2 है वो -3 से बड़ा है, बट -12.5 छोटा है, तो इसलिए कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा. तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17. नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब ईच ऑफ साइड 3 mm that can be cut out of a solid cuboid of dimension 3 cm into 30 cm into 30 cm. ठीक है भाई, अब 1 सेंटीमीटर में जो होते हैं वो मिलीमीटर वो 10 होते हैं. ठीक है, तो अगर या उल्टा बोल दिया ना मैंने, 3/3 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होंगे. नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब है 3 ऑफ साइड 3 mm दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 3 इंटू 30 इंटू 30. तो किस में से कट करना है, 3 इंटू 30 इंटू 30. कितने के कट करने हैं 3 mm के, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी 3 इंटू 3 इंटू 3, बट 10 से डिवाइड भी करेंगे इसको. ठीक है, तो 3/10 होगा ना अगर चेंज करेंगे तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, तीनों को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला गया. ठीक है ना, तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया. ठीक है भाई, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 10 बच गया, ये 3 से तो 10 बच गया. तो ये कितने बनेंगे 1 लाख बन जाएंगे भाई. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वांटिटी में देखेंगे तो क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 2 के अंदर नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 330 इंटू 30 3 mm into 30 mm into 30 mm that can be cut of a cube of side 30 cm. अगर 30 सेंटीमीटर है तो दैट कैन बी कट ना, तो फिर 30 सेंट इसी में से काटना है, दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ 30 सेंटीमीटर. तो इसको नहीं, फिर 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, यही वॉल्यूम होगी भाई. ठीक है, और साथ में कितने का काटना है 3 mm इंटू 30 mm इंटू 30, लेकिन फिर से 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर चला गया 10 इंटू 10 इंटू 10. ठीक है, तो ये 30 कैंसिल हो गया, 3 से जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10,000. ठीक है, बट क्वांटिटी 1 जो है यहाँ पे ग्रेटर है क्वांटिटी 2 से, तो इसीलिए जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा आपका. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. क्वांटिटी 1 में क्या गिवन है, राम इन्वेस्टेड ए सम ऑफ रुपीज 52,000 इन स्कीम ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर. ठीक है, तो 52,000 पे 10% से 10% का मतलब 1/10, तो ये 5200, ये 5200, ये 5200. ठीक है, फिर लगाएंगे. ट्री मेथड आप सबको आता होगा लगाना, अगर नहीं आता तो ये आपको जरूर सीखना चाहिए. यहाँ पे पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप बेसिक वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 की पावर टाइम. ठीक है, तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ भाई, अगर थर्ड ईयर का देखें तो 52 और 57 62 और 1692, ये तो यहां से हो गया. ठीक है, और अगर यहां से देखोगे तो सेकंड ईयर का 1720 और ये 5200, ये बनता है टोटल इंटरेस्ट. अगर तीनों का सम करेंगे तो लास्ट में ये आ गया 2, ये 9 और 2 11.
ठीक है, ये 3 10 और 2 12 और ये 7 और ये 17 2 1 2 आ गया। ठीक है, क्वांटिटी 1 से अगर मैंने ठीक ठाक किया है तो। ठीक है, या अदरवाइज जो 10% से बनेगा वो 33.1% बनता है, आप इसका 33.1% निकाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वांटिटी 2 में बोल रहा है रहीम इन्वेस्टेड ₹28750। ठीक है, स्कीम ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट 20% और 3 ईयर का, तो 20% 3 ईयर के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट 60% हुआ, तो इसका 60% लेंगे। ठीक है, तो छः छः पंजे 30, 3 6 7 42 45 4 48 52 5, तो 17250 बनेगा। तो मतलब देखो कितने नियर बन रहे हैं ये, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम लोग आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 जो है वो लेस है क्वांटिटी 2 से, बहुत पास पास इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द प्रेजेंट एज ऑफ 3 बिजनेस कोलीग सुमित, अनिल एंड दीपक इज इन द प्रोपोर्शन 5 7 8। ठीक है, सुमित है, अनिल है, दीपक है, इनकी जो एज है वो 5 7 और 8 रेशियो में है। ठीक है, 7 ईयर एगो द सम ऑफ देयर एजेस वाज दिस, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक। तो 7 ईयर एगो इतना है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? तो प्रेजेंट एज जो होगी 79 + 21 होगी, क्योंकि सभी की 7 7 ईयर इंक्रीज होगी ना, तो दैट मीन्स ये हो गया टोटल 100। ठीक है, और यहाँ से 7 और 5 12 और 8 20, तो 20 एक्स की वैल्यू 100 है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, तो दीपक की जो एज होगी वह 8 × 5 दैट इज इक्वल टू 40 ईयर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी 2 में क्या बोल रहा है कि अ डॉटर प्रेजेंट एज 3/5 ऑफ द एज ऑफ हर मदर। तो डॉटर और मदर की बात करूं तो 3/5 है, तो अगर मदर की 5x होगी तो डॉटर की 3x होगी। आफ्टर 7 ईयर्स ही विल बी 2/3 ऑफ द एज ऑफ हर मदर। आफ्टर 7 ईयर डॉटर की एज होगी 3x + 7, और ये 2/3 ऑफ द मदर्स एज, तो 2/3 ऑफ मदर एज आफ्टर 7 ईयर इज दिस। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x + 21 दैट इज इक्वल टू 10x + 14। तो x की जो वैल्यू आ गई ये इधर आके माइनस होगा तो 7 आ गई। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 7 है तो मदर की जो एज होगी 5 × 7 35 होगी। ठीक है, तो फाइंड मदर्स प्रेजेंट एज इन ईयर, तो 35 और दीपक की ये, तो यानी यहां से जो आंसर बनेगा वो क्वांटिटी 1 जो है ग्रेटर है क्वांटिटी 2 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन डे संदीप ऑन टूर ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर at 64 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर at 80 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द टूर। अब जो डिस्टेंस है वो सेम है, जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy डिवाइड बाई x + y। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 2 × 64 × 80 डिवाइड बाय 64 + 80 144। तो ये 8 से अगर काटूं 10, तो 8 से कट गया 18, 2 से कट गया 5, तो 2 से कट गया 9, और आगे नहीं कट रहा है तो 640 बाय 9 किलोमीटर पर आवर आ गया ये। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 9 से गया 9 7 63 71.3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट बोल रहा है क्वांटिटी 2 में संदीप वेंट फ्रॉम पटना टू गिरिड विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न बैक विद 90, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो फिर से 2xy डिवाइड बाय x + y, 60 + 90 150, 30 से गया 3, 30 से 5, 5 से 12, तो दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। मैं दाद देनी पड़ेगी कि आंसर्स जो है वो कितने आसपास आ रहे हैं, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, तो यहां फिर से क्वांटिटी 2 ग्रेटर है, तो ऑप्शन जो सी है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से 25 पे फिर से एक डीआई बेस्ड है। गिवन बिलो इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पर प्रोडक्ट ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर द गिवन ईयर इन थाउजेंड्स। तो रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। अब जो प्रॉफिट मार्जिन है वो होगा एसपी माइनस सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, सीपी प्लस ओवरहेड है। जो लाइन है ग्रीन वाली ये एसपी को डिनोट कर रही है, यहाँ पे रेड वाली सीपी, और जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर है वो ब्लू वाला है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है 21 नंबर। इफ इन द ईयर 2015 द कंपनी हैज द सेम प्रॉफिट मार्जिन विच हैड इन द ईयर 2013 देन फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द ईयर 2015। तो पहले 2013 पे जाना पड़ेगा हमें, वहां पे देखो कि प्राइस कितना वो हुआ है। अब जो सेलिंग प्राइस है 2013 के अंदर सेलिंग प्राइस है 800, तो जो टोटल सीपी होगा वो क्या होगा? टोटल सीपी होगा 560 और 80 ऐड होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो किस में से, प्रॉफिट इज इक्वल टू 800 माइनस सीपी प्लस ओवरहेड। तो सीपी प्लस ओवरहेड 800 माइनस 560 माइनस 60, तो ये हो गया 640,
800 तो 160, तो प्रॉफिट 160 का है। अब जो सीपी होगा, सीपी कितना है यहाँ पे 2013 के अंदर, अगर सीपी की बात करूं तो सीपी आपका ये 560 और 80 है ना, 80 है। ठीक है, तो जो सीपी होगा ओवरऑल वो 560 प्लस 80 यानी कि 640 हुआ। तो 160 बाय 640 इंटू 100, तो यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट है 2013 के अंदर वो 25% का है। ठीक है, सेम प्रॉफिट हुआ है 2015 के अंदर। अब 2015 के अंदर अगर बात करूं तो ये 200 है, ये 480 है। ठीक है, ये 200 है, ये 480 है, तो जो सीपी हो गया टोटल वो 680 हो गया। और इस पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो इसका 125% होगा, 125% ऑफ 680। तो 5/4 इंटू 680, 125% का मतलब 5/4, ये 170, तो 850। ठीक है, तो ऑप्शन थाउजेंड्स में है, 850 थाउजेंड्स, तो 8,50,000 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next, question number 22. In the year 2011, the company sells 15 product. Out of the total revenue earned, the company donated 1/9 of the charity. तो find the amount given to the charity. हमें बताना है कि charity में कितना amount दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो 2011 की बात हो रही है, तो 2011 के अंदर ये 340 है। ठीक है, और जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर है वो 120 है, और जो सेलिंग प्राइस है वो 640 है। ठीक है, अगर एसपी जो 640 है, तो आउट ऑफ द टोटल रिवेन्यू अर्नड द प्रॉफिट द कंपनी डोनेटेड 19 टू द चैरिटी। ठीक है, तो प्रॉफिट का है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 640 की बात करें और ये मैं अगर देखूं टोटल सीपी, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 340 प्लस ओवरहेड एक्सपेंडिचर भी ऐड होगा, तो ये हो गया 460, और ये 640 है। तो जो प्रॉफिट मार्जिन रहा होगा, जो रिवेन्यू आया होगा, द रिवेन्यू अर्नड की बात हो रही है यहाँ, टोटल रिवेन्यू अर्नड मतलब प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए, सेलिंग प्राइस की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो 640 माइनस 460, तो ये हो गया 180। ठीक है, यानी कि 1,80,000 का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल एक आर्टिकल के ऊपर। टोटल आर्टिकल कितने हैं, तो 1,80,000, 15 आर्टिकल हैं, और 1/9 इस पे जो चैरिटी को जा रहा है। ठीक है, तो ये 9 से कटेगा, तो ये 1,20,000 की बजाय कितना बच जाएगा, 20,000, और गुना 15 करेंगे तो ये 3 लाख हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। बाय व्हाट परसेंटेज इज द प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी इन द ईयर 2012, प्रॉफिट अर्न इन द 2012, तो यहाँ 720, ये 420 और 100, तो 720 माइनस 420 माइनस 100, तो यानी 520, तो 200 का यहाँ पे उसे 200,000 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 200,000 को आप लिख सकते हो 2012 में क्या लिख सकते हैं, 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इज मोर देन द प्रॉफिट अर्नड इन 2014, मोर देन द प्रॉफिट अर्नड इन 2014, 2014 की बात करें तो 140, 460 और ये 680, तो 680 माइनस 460 माइनस 140, तो यहां से 2014 में जो प्रॉफिट रहा होगा वो कितना, ये अगर सम कर दें तो 600 यानी 80,000 का। ठीक है, अब ये 2,80,000 से कितने ज्यादा है, तो 1,20,000 ज्यादा होंगे। पूछा किससे है, 80,000 से, इंटू 100, 20 से 20, 20 से 20, तो 8 से घटेगा तो 150%, तो यानी कि 150% क्या है, मोर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24. If there is no overhead expenditure, then in which year the company had the lowest profit percent? ठीक है, द कंपनी हैज द लोएस्ट प्रॉफिट परसेंट। ठीक है भाई, चलो तो बारी बारी से सबको देख लेते हैं। ठीक है, कंपनी हैड द लोएस्ट प्रॉफिट परसेंट, अब 2011 तो है ही नहीं, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाय ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। 2012 में अगर चेक करूं सबसे पहले, तो ये 720 है, ये 420 और ये 100, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज देखना है हमें यहाँ पे, तो 720 में से 420 और 100 माइनस होंगे तो 200 बचेगा। अब 200 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 520 पे हो रहा है ना, इंटू 100। ठीक है, तो 10 से 10 कट गई, और ये 4 से कटेगा 13, ये 4 से कट गया 50, तो 500 बाय 13% 2012 में।
अगर 2013 की बात करूं, 2013 की, तो 800 है, 560 और 80, 640। तो 640 पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 160 का हुआ है, तो इंटू 100, 4 से, तो ये गया 25%। ठीक है। नेक्स्ट 2014 की अगर बात करें तो 2014 में 680, 460 और 140, तो ये हो गया 600। तो 80 का प्रॉफिट हुआ 600 पे इंटू, तो 2 से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 40/3%। ठीक है। 2015 में अगर देखें, 2015 में ये थोड़ा सा डाटा मिसिंग है, यहाँ जो सेलिंग प्राइस है वो 860 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो था वो 860 था। ठीक है। तो 2014, नेक्स्ट देखो भाई, 2015 में देखो, ये 200 है, ये 480 है। ठीक है, तो 680, और प्रॉफिट कितना रहा होगा, अगर 860 में से 680 अगर माइनस करेंगे तो 180 इंटू 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, और अगर 4 से काट दूं तो 45, और ये 17, तो 450/17%। अगर 2016 की बात करें तो 520 और 160 कितना हो गया भाई, 680, और 780 है तो 100 इंटू 100, तो जीरो से जीरो बात करेंगे, कट जाएगा यहाँ पे। तो अगर 4 से काटोगे तो 17, 4 से काटोगे तो 25, तो 250/17%। बट ये हमने गलत कैलकुलेट कर लिया ना सारा, क्योंकि उसने बोला था नो ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वो तो देखा ही नहीं, फिर से करना पड़ेगा। ओवरहेड एक्सपेंडिचर तो लेना ही नहीं था ना, मुझे भी लग रहा था कि कुछ मिस कर रहे हैं हम। चलो फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, या आप लोग कर लेंगे कैलकुलेट। ये लेना तो हम भूल ही गए ना, ओवरऑल नो ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब फिर डायरेक्टली देखना पड़ेगा, ये 520 और ये 780। ठीक है, अगर 2016 की बात करें तो 520 से 780, तो 260/520 इंटू 100, तो हो गया 50%। ठीक है। फिर नेक्स्ट 2015 की अगर बात करें तो ये 860 है और 480 है, तो कितना हुआ, 480 से 860, तो 380 डिवाइड बाय 480, तो ये तो ज़्यादा ही बन रहा है, इससे भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमें तो लोएस्ट बताना है। 2014 की बात करें तो 2014 में ये 460 से 680, तो 460 से 680 में कितना ऐड हुआ होगा भाई, 220, तो 220 डिवाइड बाय 460, तो ये भी 50 के अराउंड ही बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट 2013 में देखो, ये 560 से 800, ठीक है, तो कितना ऐड हुआ होगा, 240 डिवाइड बाय 800, तो ये अप्रोक्सीमेटली बन रहा है 30%। इन सबसे तो लोवेस्ट ही है ये। अब 2012 में और चेक कर लो, 420 से 720, तो ये 300 डिवाइड बाय 420, ये भी ज़्यादा ही बनेगा। तो ऑप्शन बी 2013 में कम बन रहा है सबसे। ठीक है, पहले हमने थोड़ा सा ओवरऑल ये ओवरहेड एक्सपेंडिचर नहीं देखा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट 25, if in the year 2017 the overhead expenditure of the product increases by 45% of that of 2016, 2016 में कितना है ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ओवरहेड एक्सपेंडिचर है 160, तो 2017 में कितना होगा 160 का 145%। ठीक है, 0 5 से कट गया 29, 5 से कटेगा 2, 2 से कट गया 8, 8 निम 72, 8 दूनी 16, 7 23, तो 232, यानी 2,32,000 होगा। देन द ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ 2017 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ 2011, 2011 का कितना है 340। ठीक है, सॉरी 120, तो ये 120 है। ठीक है, 1,20,000, और ये कितना है 2,32,000, तो हमसे पूछ रहा है कि ये कितना ज़्यादा है, तो ये इससे कितना ज़्यादा हुआ 112 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, और कट रहा है क्या,
2 से कटेगा 6, 2 से कट गया 56, तो 2 से कट गया 28 और ये 3, तो 280/3, तो 93.33% आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भाई। अलेख एंड आलिया कैन टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। अलेख और आलिया ये किसी काम को इकट्ठे कर सकते हैं 5 डेज के अंदर। विच आलिया एंड अमन टुगेदर डू इन, आलिया और जो अमन है दे कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज। अगर टोटल वर्क ही 15 यूनिट है तो आलेख और आलिया की जो एफिशिएंसी होगी वो 3 होगी और इनकी 1 होगी। आफ्टर आलेख हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर 4 डेज, आलेख अगर 4 डेज काम करे एंड आलिया फॉर 5 डेज, आलिया फॉर 5 डेज, देन अमन टेक्स एंड कंप्लीट द वर्क अलोन इन 4 डेज। तो मिलकर के ये पूरा 15 यूनिट काम कर देंगे। तो इन हाउ मेनी डेज कैन आलिया डू द वर्क अलोन। ठीक है, अब आलेख और आलिया 4 और 5 है तो मैक्सिमम हमें इनका लेना है कि हो सकता है कि आलेख और आलिया ने 4 दिन काम किया होगा, क्योंकि इंडिविजुअल हम नहीं ले सकते, इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है हमारे पास, और अमन और आलेख की भी नहीं है, तो आलिया और आलेख में मैक्सिमम कॉमन हमें लेना पड़ेगा। तो जो आलिया, अब आलिया जो है उसने एक दिन अमन के साथ काम किया होगा, ठीक है, क्योंकि आलिया 5 डेज कर रही है, तो आलिया और अमन ने एक दिन काम किया, तो फिर अमन ने 3 दिन अकेले काम किया होगा, दैट इज इक्वल टू 15। तो आलेख और आलिया की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, तो 4 इंटू 3 12 यूनिट इन्होंने। आलेख और आलिया की जो, आलिया और अमन की जो एफिशिएंसी है वो 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस अमन का 3 डेज का वर्क, दैट इज इक्वल टू 15। तो जो अमन का 3 डेज का वर्क है, अमन 3 डेज वर्क, दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 13, 4 इंटू 3 12 माइनस 1 13, तो 2। तो जो अमन की एफिशिएंसी यहाँ पे आएगी दैट इज 2/3। तो इन हाउ मेनी डेज आलिया अलोन, तो अमन की एफिशिएंसी अगर 2/3 है तो आलिया की एफिशिएंसी और अमन का टोटल सम 1 है, तो आलिया की 1/3 हो जाएगी। और अगर आलिया की 1/3 है तो हमसे पूछा है कि आलिया कितने दिन में करेगी, तो आलिया इस काम को 15/1/3 तो कितने डेज में कर देगी, 45 डेज में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट। There are two circles of different radius such that the radius of the smaller circle is 3/7 that of the larger circle. अगर एक A है एक B है तो दोनों की जो रेडियस है वो किस रेशियो में है, 3:7 के अंदर। A square whose area equal to 3969 centimeter has its side as thrice the radius of the larger circle. एक स्क्वायर जिसका एरिया 3969 है तो इसकी जो साइड होगी इसकी ये 63 होगी। 63 का स्क्वायर ये होता है, एक सर जो स्क्वायर होता है उसका एरिया भी साइड का स्क्वायर होता है। अब जो लार्जर सर्कल है उसका 3 टाइम्स है ये साइड, तो मतलब जो रेडियस होगी लार्जर सर्कल की वो इसका डिवाइड बाय 3 यानी 21 होगी। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 21। तो ये इंटू 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, तो छोटे वाले की रेडियस 9। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर कितना 9, ठीक है, तो 36 और 3 39/7, तो 7 पंजे 35 46 है, तो 7 6 जा अप्रोक्सीमेटली 56 होगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अ ट्रेन पवन एक्सप्रेस ऑफ लेंथ 380 मीटर running with the speed of 108 km per hour crosses a platform of certain length in 37 सेकेंड। अब पवन एक्सप्रेस की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ होगा, जो कि इक्वल आएगा किस स्पीड से क्रॉस कर रही है, 108, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इंटू 5/18, और कितने सेकंड में इंटू टाइम करेंगे तो 38/7, तो ये 6। तो जो प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी 6 पंजा 30 0 और 110 माइनस 380, ठीक है। तो अगर इसमें से माइनस करें 0, 11 माइनस 8 करेंगे 3, 10 माइनस 3 7, तो जो प्लेटफॉर्म है वो 730 मीटर का है। अनदर ट्रेन तूफान एक्सप्रेस ऑफ सर्टेन लेंथ, तूफान एक्सप्रेस, ठीक है, रनिंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर
द प्लेटफॉर्म इन 42.6 सेकेंड। अब तूफान एक्सप्रेस की जो लेंथ होगी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 730, और ये क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में, 42.6 इंटू की स्पीड से 90 इंटू बाय 5/18। ठीक है, ये डेसिमल खत्म तो जीरो। अब ये 90 से कट गया 2, अब ये 2 से जाएगा तो 213। तो जो ट्रेन की लेंथ होगी यहां से वो होगी 1065 माइनस 730, तो जो ट्रेन की लेंथ होगी दैट इज 335 मीटर। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर इफ दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होंगी डिस्टेंस के लिए, तो 380 प्लस 335, ये डिस्टेंस हो गया, और डिवाइड में स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो 6 इंटू 5 30 मीटर पर सेकेंड थी, और यह दोनों की निकाली लो, ये 90 है ये 108 है, तो 198 इंटू 5/18, तो 18 से कटेगा 11, तो ऊपर कितना हो गया भाई 5, 715, नीचे आ गया 55। तो अब ये कट रहा है किसी से, अगर 11 से काटूं तो 5, 11 से काटें तो 6, फिर 5, तो 5 से कट गया 13, तो वो 13 सेकंड में उसको क्रॉस कर देगी। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट। बेसिक क्लियर होने जरूरी है, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, बट अगर आपको ये नहीं पता कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मिथु भाई सेल्स rasgulla at rupees 15 per kg. A rasgulla is made up of flour and sugar in the ratio of quantity 5:3. The ratio of the price per kg of sugar and flour is this. ठीक है, अब ये सुगर है ये फ्लोर है, ठीक है, दोनों का जो प्राइस है वो किस रेशियो में है, 7x और 3x। ठीक है, एंड ए रसगुल्ला इज मेड अप ऑफ, अब हमेशा जब एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किसका आता है, जो भी बेस हो, ठीक है, क्वांटिटी का आता है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है फ्लोर की 5 है, और जो आपका शुगर है वो कितना है, 3 है। बट ये मिक्सचर का अमाउंट हमें पता होना चाहिए, इंडिविजुअल तो पता है कि शुगर का प्राइस ही है, फ्लोर का ही है। अब वो कह रहा है कि 10 ही अर्न्स 200 बाय 3% प्रॉफिट। अब देखो यहाँ से 200 बाय 3 का मतलब 2/3, यानी सीपी अगर 3 है तो एसपी 5 होगा, और एसपी जो है वो कितना है 15 पर केजी, तो 5 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू 9 होगी, इंटू 3 करेंगे। यानी अब हमें मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस पता चल गया, शुगर और फ्लोर का अलग अलग तो पता है, मिक्सचर का कितना आ गया 9, तो ये आ गया 9। ठीक है, अब यहां से सोल्व कर लेंगे इसको, तो 3x माइनस 9 डिवाइड बाई 9 माइनस 7x दैट इज इक्वल टू 3/5। तो 5 इंटू 3x 15x माइनस 45 इज इक्वल टू 27 माइनस 21। ये इधर आके ऐड होगा तो 6x, ये उधर जाके ऐड होगा तो 18 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो शुगर का जो प्राइस होगा वो 21 होगा, और फ्लोर का जो प्राइस होगा वो 9 होगा। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर, तो शुगर इज 21 रुपीज पर केजी, बट 21 इज नॉट इन द ऑप्शंस। ठीक है, x की वैल्यू 3 है, तो 7 3 जा, और 3x माइनस 9, इसमें से ये वैल्यू घटा के यहाँ आता है, तो हमने उल्टा तो नहीं लिख लिया इधर, ये शुगर और फ्लोर ही है 7:3, और ये फ्लोर और शुगर है क्वांटिटी 5:3, फ्लोर और शुगर तो 5:3। ठीक है, तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3, और ये 9 माइनस 7x इज इक्वल टू 5। 5 3 जा 15, 45, और अच्छा ये ऐड होगा ना उधर जाके, 45 ऐड होगा ये। ठीक है, क्या तो हमने सही था, 3 9 जा, और ये माइनस 21x। ठीक है, ये इधर आके ऐड होगा तो ये बन जाएगा 36x, और ये उधर जाके ऐड होगा तो ये बन जाएगा 72, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 21 के बजाय ये 14 होगा, और ये आपका 6 होगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 14 रुपीज पर केजी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। अ मैंगो एंड अ ऑरेंज कॉस्ट रुपीज 200 एंड रुपीज 100 रिस्पेक्टिवली। इफ द प्राइस ऑफ मैंगो एंड ऑरेंज इज इंक्रीज बाय 20 एंड 25, इफ अ पर्सन वांट टू बाय 10 मैंगोज एंड 5 ऑरेंजेस, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल अमाउंट। ये मैंगो है, ये ऑरेंज है, और ये टोटल अमाउंट है। ठीक है, अगर मैं इनिशियली बात करूं, इनिशियली 10 मैंगोज और एक मैंगो 200 का, और 5 ऑरेंजेस एक ऑरेंज 100 का,
तो जो टोटल कॉस्ट बनेगी ये 2000, ये 500, तो 2500 बनेगी। अगर न्यू प्राइस की बात करें, अब जो प्राइस है, जो मैंगो है वो 20% इंक्रीज हो गया, तो पहले 200 का, तो अब 240 का हो गया, तो 240 इंटू 10। और जो ऑरेंज है वो 25%, तो पहले 100 का था, अब 125 का इंटू 5, तो ये टोटल बन गया 2400, ये टोटल बन गया 625, तो सम करेंगे तो 3025 हो गया। ठीक है, तो कितना, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल अमाउंट, तो कितना चेंज हुआ, 525 डिवाइड बाई 2500 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, तो 21% का जो चेंज है वो यहाँ पे हुआ है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतने प्यार से देखने के लिए। ये आपके 2018 वाले पेपर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। उम्मीद करूंगा आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यहाँ से एक आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।